हम कंसिडर करते हैं थिन प्रिज्म है, ड्रॉ द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, ड्रॉ वेव फ्रंट। तो इस वेव फ्रंट में ये प्रिज्म है, थिन प्रिज्म है, तो थिन प्रिज्म में रेज डेविएट होंगी, रेज डेविएट होंगी। तो यहां से हर रे का जो डेविएशन है वो सेम होगा, डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू म्यू माइनस वन। μ-1। तो सभी क्या है कि अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से, यहाँ पे अगर हम इसको लोकेटेड मानते हैं तो यहाँ से ओरिजिनल डायरेक्शन से वो डेल्टा डेल्टा ये डेविएट हो जाएंगे। तो ये वेव फ्रंट, ये ऐसे सब इनिशियली थे, सबका जो है डेल्टा डेल्टा डेविएशन हो, तो फाइनली क्या होगा, जो भी होगा वो पैरेलल रहेगा। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं कि ये इंसिडेंट वेव फ्रंट था, इंसिडेंट वेव फ्रंट, तो ये जो है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट हो जाएगा, कि फाइनली ये है रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, ये इंसिडेंट था और ये डेल्टा से डिविएट हो गई। ये सारे प्लेनर वेव फ्रंट, प्लेनर वेव फ्रंट है, तो फाइनली जो है स्मॉल एंगल प्रिज्म से प्लेनर वेव फ्रंट ही निकलेंगे। स्मॉल एंगल प्रिज्म नहीं होगा तो फिर हमें पॉइंट बाय पॉइंट वहां से रिफ्रैक्शन कंसीडर करके ड्रॉ करना पड़ेगा, वो थोड़ा सा बहुत स्पेसिफिक हो जाएगा। उसके लिए फिर पॉइंट बाय पॉइंट हर से जो है डिस्टेंस, जैसे ग्लास स्लैब में किया वैसे करना पड़ेगा, तो वहां पे वेव फ्रंट जो है वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, वेव फ्रंट ऐसे प्लेनर नहीं रहेगा। मिरर कॉनकेव के केस में अगर है, कॉनकेव के केस में यहाँ से पैरेलल पैरेलल वेव फ्रंट आ रही है, प्लेनर वेव फ्रंट आ रही है, या फिर पैरेलल रेज आ रही है, तो ये प्लेनर वेव फ्रंट है। पैरेक्सियल हो। तो ये जो है कन्वर्ज करेंगे, ये कन्वर्ज करेंगे ऐसे। तो जस्ट आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा कि इसके रेज के परपेंडिकुलर होगा वेव फ्रंट, तो मतलब इस टाइप का, इसके परपेंडिकुलर ऐसे बहुत सारे रेज होंगी, इसके परपेंडिकुलर ये एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। तो ऐसा इस टाइप का वेव फ्रंट बनेगा रिफ्लेक्टेड, और ये धीरे धीरे जो है क्या होगा, छोटा होता जाएगा। अगर फर्दर इसके आगे हम देखेंगे तो ये बीम इंटरसेक्ट करके ये दोनों रेस फर्दर जा रही हैं, तो ये वेव फ्रंट ऐसे ऐसा वेव फ्रंट होगा। प्लेनर वेव फ्रंट जो है वो सर्कुलर में कॉनकेव के शेप का ही वो रिफ्लेक्ट होगा। तो ये डायरेक्शन हो गई इसकी। लेंस में हम ऐसे बना सकते हैं कि लेंस है, लेंस में ये पैरेलल रेस है, पैरेलल रेस है, ये कन्वर्ज करेंगी, कन्वर्ज करेंगे तो जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है यहाँ से ये प्लेनर वेव फ्रंट है, प्लेनर वेव फ्रंट से इसके परपेंडिकुलर रेज जो है परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर लोकेटेड है, तो कन्वर्जिंग टाइप का बीम होगा, तो ये सर्कुलर या बोल सकते हैं कि स्फेरिकल टाइप का होगा। प्लेनर वेव फ्रंट क्या होगा, वो स्फेरिकल हो जाएगा ऐसा। इसके आगे अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ऐसा, मतलब यहां से जो वेव फ्रंट्स चल रही हैं वो क्या होगी, रे डायग्राम ड्रॉ कर दिया और उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये हो गया रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, यही था और भी था, ये तीन हो गए। और दूसरा हमें रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ड्रॉ करना है। रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, तो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट मिरर है, मिरर है, प्लेन मिरर, और ये इंसिडेंट हो रही है, रेज, ये जो है इंसिडेंट रेज है, इस इंसिडेंट रेज के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेव फ्रंट है, तो ये क्या है, ये दोनों, ये हमारा परपेंडिकुलर वेव फ्रंट है, प्लेनर वेव फ्रंट है। ये कैसा है, साइड व्यू है, साइड व्यू में लाइन दिख रहा है ये क्या, प्लेनर वेव फ्रंट, ऐसे ऐसे जो है कई सारे वेव फ्रंट्स आ रहे हैं पैरेलल। अब इसके ये दो पॉइंट्स हैं,
ये 2 पॉइंट्स है, ए एंड बी ले लेते हैं इसको। तो इस वेव फ्रंट से अब रिफ्लेक्शन वेव फ्रंट कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड होगी, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड होगी। तो जब वेव फ्रंट का रिफ्लेक्शन स्टार्ट होगा तो पहले इस पॉइंट से रिफ्लेक्शन होगा, पहले इस ए का रिफ्लेक्शन होगा, बीच में फिर कुछ पॉइंट्स होंगे उसका रिफ्लेक्शन होगा, करते 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 लास्ट में इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन होगा। तो ये पॉइंट से जब तक डिस्टरबेंस यहां पहुंचेगा, मतलब इस इतने डिस्टेंस का हम, ये तो सेकेंडरी सोर्स है, इससे डिस्टरबेंस जब तक यहां पहुंचेगा, ऐसे एक आर्क मार्क करते हैं ये डिस्टेंस मेजर करके यहां से, तो यहां से जो डिस्टरबेंस है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, फॉरवर्ड तो आएगा नहीं क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रही है। तो यहां से जो डिस्टरबेंस है, ये जो सेकेंडरी सोर्स है, वो ऐसे आर्क जनरेट करेगा एक, मतलब इस ये डिस्टेंस अगर x है तो हम यहां से x डिस्टेंस लेंगे और x डिस्टेंस का एक आर्क बना देंगे। कंपास वंपास से थोड़ा ठीक बनेगा ये। x रेडियस, रेडियस इसकी सेम, ये जो है रेडियस सेम है। अब यहां से जो है इस पॉइंट को, इस पॉइंट से और इस पॉइंट पे एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, क्योंकि अब ये दोनों सेम फेज में है, ये दोनों सेम फेज में थे, ये रिफ्लेक्टेड हुआ, तो ये फाइनली जो है इसका रिफ्लेक्शन ये जब तक यहां तक पहुंचा तब तक इधर से डिस्टरबेंस रिफ्लेक्ट होकर चला गया इधर। तो अब ये दोनों सेम फेज में है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे कॉमन टेंजेंट, कॉमन टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो कॉमन टेंजेंट जो इस आर्क पे भी हो और इस आर्क पे भी हो, और यहां से ऐसे ज्वाइन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बी है तो बी का पॉइंट यहाँ पे बी डैश है, ए से रिफ्लेक्टेड यहाँ गया है तो ये ए डैश है, सो ए डैश बी डैश इज द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। ये जो है हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल इसका रेज, लाइट रेज है, तो ये लाइट रे है यहाँ से, ये नॉर्मल है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है। इंसिडेंट वेव फ्रंट के टर्म्स में अगर देखोगे तो, इंसिडेंट वेव फ्रंट के टर्म्स में देखेंगे तो ये तो 90 है टोटल, ये रे है और ये वेव फ्रंट है इंसिडेंट वाला, ये 90 है टोटल, तो ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस आई। वापस हम यहाँ से देखेंगे, ये जो है ये एंगल, तो ये एंगल हो जाएगा आई, टोटल एंगल 90 माइनस आई। अब वर्टिकल से देखेंगे ऐसे, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो, ये लाइट रे है और ये नॉर्मल है और ये हमारा मिरर है, ये है आई, तो ये हो जाएगा 90 माइनस आई, तो इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई। तो वेव फ्रंट का एंगल जो मिरर के साथ होगा वही होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। और फाइनली जो है यहाँ से यहाँ है ए डैश बी डैश है, ए डैश बी डैश है, तो ए डैश बी डैश में अगर यहाँ से ये क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर मैंने ड्रॉ किया है, ये आर्क है, आर्क है तो ये परपेंडिकुलर है, तो ज्योमेट्री में तो ऐसे दिख नहीं रहा है उतना एग्जैक्ट, वो कंपास वम्पास से थोड़ा अच्छा बनेगा। ये क्या है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे क्या होगी इस वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर, तो ये हो जाएगी रिफ्लेक्टेड रे। तो ये रिफ्लेक्टेड रे है तो इसका एंगल हो जाएगा आर, इसका एंगल हो जाएगा आर, और आर जो है इस रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट का यहाँ से जो एंगल होगा वो होगा आर। तो इसमें हमें आता है प्रूफ करने के लिए कि यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल, यूजिंग हाइगन प्रिंसिपल प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का मतलब है कि आई इज इक्वल टू आर हमें प्रूफ करना है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का मतलब है कि म्यू वन साइन थीटा वन इज इक्वल टू म्यू टू साइन थीटा टू, ये प्रूफ करना है। तो इस केस में तो हमने कंस्ट्रक्शन कर लिया, डायग्राम ड्रॉ कर लिया, इंसिडेंट वेव फ्रंट बनाया, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट बनाया, उसके बाद हमारे ये कंस्ट्रक्शन से आई और आर जो है वो डिनोट कर दिए कि ये आई है और ये आर है, इधर से ये आई है और ये आर है। हमें प्रूफ करना है इसमें कि आई इज इक्वल टू आर है, हमें लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन करना है, तो इसमें अगर लिख देते हैं प्रूफ, प्रूव लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग हाइगन वेव थ्योरी, हाइगन वेव थ्योरी को यूज करके लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जो है वो हमें प्रूफ करना है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूफ करने का मतलब है कि आई इज इक्वल टू आर प्रूफ कर देना। तो ये दो ट्राइंगल हम कंसीडर करते हैं, इसको हमने कंस्ट्रक्शन बना लिया। अब ट्राइंगल कौन कौन सा, ए, ए डैश और बी डैश,
A dash और B dash and a triangle AB and B dash। ये दोनों क्या है, ये तो राइट एंगल है, ये भी राइट एंगल है। तो इन दोनों ट्रायंगल में एक साइड कॉमन है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में देखेंगे तो ए बी डैश इज कॉमन, अमन। बी डैश कॉमन है। और एंगल भी सेम है, एक कौन सा एंगल सेम है, एंगल ए डैश बी डैश 90 डिग्री है। ये एंगल और ये एंगल दोनों 90 डिग्री है, इज इक्वल टू एंगल ए बी बी डैश। तो एक साइड कॉमन हो गया, एक एंगल कॉमन हो गया। एक चीज और, अगर एक हमें ए डैश बी बी डैश। ए डैश इज इक्वल टू बी बी डैश, यहाँ से क्यों, क्योंकि ये तो आर्क सेम है, सेम मीडियम में वहां से डिस्टरबेंस चला है, तो एक्स ये है तो एक्स वो भी है। तो ए डैश इज इक्वल टू ए बी डैश, ए डैश इज इक्वल टू बी बी डैश। तो दो साइड कॉमन है, दो साइड सेम है, और एक एंगल सेम है। तो कोई भी तीन चीज चाहिए, तो जो ट्राइंगल है ये बोथ द ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। तो जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, बोथ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करने के बाद फिर क्या है, अब इसमें सब सारे एंगल भी इक्वल होंगे। तो यहां से हो जाएगा एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। बी ए बी डैश। तो यही क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये जो क्वेश्चन है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जो है ऐसे ही प्रूफ करना है, नहीं है तो उसको जो है जैसा कंस्ट्रक्शन नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में किया था वैसा ही जो है तुम्हें कंस्ट्रक्शन करके प्रूफ करना है। नहीं होगा तो उसको हम लोग देख लेंगे। इंसिडेंट वेव फ्रंट, कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, एंगल ऑफ इंसिडेंस वहां पे बताया हुआ है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताया हुआ है, साइन आई की वैल्यू निकालोगे, साइन आर की वैल्यू निकालोगे, वहां से V2/V1 आएगा, और फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स C/म्यू, V2/V1 की जगह पुट करके μ1/μ2 आएगा और वो इक्वेट हो जाएगा। तो ऐसे जो है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा, प्रूफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगन वेव थ्योरी। बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है वेव ऑप्टिक्स से, इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो रिफ्लेक्शन प्रूफ किया मैंने, रिफ्रैक्शन प्रूफ करना है। नहीं होगा तो उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे उसको तुम अपने हिसाब से प्रूफ करोगे एक बार, ठीक है। सर ए डैश इक्वल्स टू बी बी डैश कैसे होगा, थोड़ा बता दीजिए। ये तो डिस्टेंस सेम स्पीड है ना, यहाँ से सेम मीडियम में यहाँ से सोर्स चल रहा है। तो ये जो हमने इसी इसी लेंथ का आर्क तो यहाँ से मार्क किया था, ये लेंथ मेजर करके कि बी से बी जब तक यहाँ पे आ रहा है डिस्टर्बेंस, तब तक ए से सेम मीडियम में किसी स्पीड से चलेगा। तो सेम ही आर्क तो हमने मार्क किया हुआ है यहाँ पे, इसलिए सेम है। नहीं ऐसा, ओके सर। तो यहाँ से प्रूफ हुआ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, वेव वेव सब हो गया। तो हाइगन्स वेव थ्योरी होगी। व्हाट इज हाइगन वेव थ्योरी, व्हाट इज वेव फ्रंट, टाइप ऑफ वेव फ्रंट, ड्राइंग ऑफ वेव फ्रंट, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन, ये सब हो गया। अब उसके बाद है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट्स क्या है, उससे पहले हम देखेंगे इंटरफेरेंस। तो इंटरफेरेंस का प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन यंग्स ने किया था, YDSE, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। तो इंटरफेरेंस बेसिकली है क्या, इंटरफेरेंस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी। कोई भी दो सोर्स हैं, अगर दो सोर्स हैं, ये एक सोर्स S1 है और ये दूसरा सोर्स S2 है, कोई भी ये पॉइंट P है, तो इस पॉइंट P पे यहाँ से डिस्टरबेंस पहुंचेगा और यहाँ से डिस्टरबेंस पहुंचा। तो ये क्या होंगे, ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे। वेव है, दो वेव किसी भी मीडियम में अगर दो वेव को एग्जिस्ट करते हैं तो दोनों एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे। सुपर इम्पोज करने के बाद उनका जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगा, जैसे मान लो कि स्ट्रिंग वेव में सुपर पोजिशन में हमने वेव में पढ़ा हुआ है कि किसी स्ट्रिंग में दो वेव हैं, एक वेव इस टाइप का है, दूसरा वेव मान लो ऐसे है, इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट जो है वो 5 सेंटीमीटर है और इसके वजह से डिस्प्लेसमेंट 3 सेंटीमीटर है। तो जब दोनों सुपर इम्पोज होंगे तो सेम ही स्ट्रिंग में दोनों वेव को एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है। ये वेव का नेचर है, वेव के लिए खास बात होती है। पार्टिकल दो
पार्टिकल सेम ही पॉइंट पे कोएग्जिस्ट नहीं कर सकते, वो अलग अलग रहेंगे, बट वेव एक ही साथ कोएग्जिस्ट कर सकती है। तो जब ये दोनों वेव एक साथ कोएग्जिस्ट करेंगी तो जो पार्टिकल दोनों वेव के इन्फ्लुएंस में आएगा उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y1 प्लस y2, डिस्प्लेसमेंट ऐड होंगे, 5 और -3 कितना हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो वैसे ही यहां से जब वेव पहुंचेगी, दो लाइट के सोर्स है, वहां से लाइट पहुंच रही है 1 पे और यहाँ से लाइट पहुंच रही है 2 पे, तो ये दोनों सुपर इम्पोज करेंगे तो पहले के वजह से जो लाइट है, तो लाइट का इक्वेशन हम किस में लिखते हैं, लाइट का इक्वेशन हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में। तो जो फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पॉइंट ए पे, ये क्या हो जाएगा E01 की मैक्सिमम वैल्यू साइन ओमेगा टी माइनस के x1 प्लस θ1, कुछ इनिशियल फेस, और दूसरे के वजह से भी कुछ होगा, दूसरे के वजह से भी, क्योंकि लाइट को, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम क्या बोलते हैं, लाइट वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, लाइट क्या है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड भी साइमल्टेनियसली है, दोनों होते हैं। बट हम लाइट के वेव का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, इक्वेशन लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में। इस वेव के इक्वेशन से फेमिलियर हो, ओमेगा टी माइनस के एक्स, जो भी क्वांटिटी ऑसिलेट करती है उसको हम ऐसे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा E02 साइन ओमेगा टी माइनस के x2 प्लस θ2, ये हुआ। तो जो P पॉइंट पे रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी E रिजल्टेंट लिख सकते हैं ऐसे, E रिजल्टेंट इज इक्वल टू E01 प्लस E02। E01 2 लिखना सही नहीं है, ये तो मैं पीक वैल्यू हो जाएगी, मैक्सिमम वैल्यू E1 प्लस E2 अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। और ये जो है, ये चीज ही क्या बताएगी, ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड या रिजल्टेंट लाइट वेव देगा। अब लाइट के टर्म्स में एक जनरल कन्वीनियंस है, जनरल कन्वेंशन बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें दिखाई देता नहीं है, लाइट है तो लाइट की इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाई देगी नहीं, तो लाइट के लिए हम हमेशा इंटेंसिटी के टर्म्स में बात करते हैं। ऐसे तो स्ट्रिंग वेव है तो स्ट्रिंग वेव में हमें डिस्प्लेसमेंट दिखाई देता है, वहां पार्टिकल उसके डिस्प्लेसमेंट दिखाई देता है। साउंड वेव है तो साउंड वेव में प्रेशर ऑब्जर्व होता है, इसीलिए वहां पे प्रेशर के टर्म्स में ज्यादातर क्वांटिटीज हम लिखते हैं कि फ्लक्चुएशन, प्रेशर का फ्लक्चुएशन मेजर होगा, वहां पे भी हमें डिस्प्लेसमेंट दिखाई नहीं देता। सिमिलरली इलेक्ट्रिक फील्ड में या लाइट के केस में हम इंटेंसिटी में केवल बात करते हैं, इंटेंसिटी, क्योंकि लाइट जल रही है कहीं पे तो वो कितना ब्राइट है, डिम है, वो चीज हमारी ह्यूमन आई सेंस कर सकती है, तो इसको हम इंटेंसिटी में रिड्यूस करेंगे बाद में। अभी तुम्हें क्या समझना है कि भाई दो वेव है, दो वेव एक पॉइंट पे पहुंचे तो सुपर इम्पोज किए तो हमें रिजल्टेंट लाइट वेव मिलेगा, और उस रिजल्टेंट लाइट वेव की इंटेंसिटी एक्चुअल से कुछ अलग होगी। तो अब इसमें तुम जानते हो कि इंटरफेरेंस जो है, सुपरपोजिशन जो है, वो दो टाइप के हो सकते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव में दो वेव के मैक्सिमा, एक वेव का मैक्सिमा दूसरे वेव के मैक्सिमा पे इंसिडेंट होता है, ये वेव है और ये वेव है, दोनों का मैक्सिमम मैक्सिमा इंसिडेंट हुआ। तो सपोज कि ये 2x हो जाएगा। ये A1 है A2 है, तो जो मैक्सिमम यहाँ पे हमें मिलता है ऐड हो जाता है A1 प्लस A2, इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव। डिस्ट्रक्टिव क्या होता है, एक का मैक्सिमा जो है दूसरे के मिनिमा पे फॉल होता है, तो ऐसे केस में ये अगर A1 है और दूसरा जो है A2 है, तो यहाँ पे रिजल्टेंट जो है A1 माइनस A2 होगा। तो यही जो है ये मॉडिफाई करेगा हमारा रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड। बट यहाँ पे क्या चीज है, यहाँ पे हमें इंटरफेरेंस को बेसिकली हम क्या मैक्सिमम मिनिमा हमें मिलता है, इतना तो वेव वेव चैप्टर का जो है प्रीवियस है, एक बैकग्राउंड है। तो इंटरफेरेंस इज बेसिकली हम बोल सकते हैं कि इंटरफेरेंस इज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, इट इज रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन स्पेस। अब ये जो है अभी क्वालिटेटिव ही मैं बता पाऊंगा, अभी सिर्फ ऐसे ही बताऊंगा, फिर धीरे धीरे जब हम इक्वेशन डेराइव करेंगे तो इस स्टेटमेंट का मतलब समझ में आ जाएगा कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी का मतलब होता है कि जब लाइट और दो लाइट के सोर्स जब इंटरफियर करते हैं और उनके बीच में इंटरफेरेंस होता है, तो ऐसे केस में कहीं पे मैक्सिमा कहीं पे मिनिमा, कहीं मैक्सिमा कहीं मिनिमा बनता है, तो उसमें क्या होता है कि टोटल एनर्जी तो कांस्टेंट रहती है। जैसे मान लो एक सोर्स 10 जूल एनर्जी दे रहा है, दूसरा सोर्स 10 जूल एनर्जी दे रहा है,
तो टोटल उस स्पेस में 20 जूल एनर्जी रहेगी, लेकिन जहां पे मिनिमा होगा वहां पे 0 हो जाएगी और जहां मैक्सिमा होगा वहां पे 40 जूल हो जाएगी। मतलब स्पेस में टोटल एनर्जी कांस्टेंट होती है। ऐसा नहीं है हम देखेंगे कि कहीं पे मैक्सिमम मिनिमा मिलेगा तो वो एक्स्ट्रा एनर्जी कहीं से क्रिएट नहीं हो रही है, एनर्जी कंजर्वेशन वैलिड है, बस वो क्या हो रही है, रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है। कहां से? फ्रॉम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रीजन टू कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस रीजन। अब वो चीज फिर इक्वेशन आएगा तो वहां पे मैं तुम्हें रिलेट कराऊंगा। तो पहला चीज ये समझना है कि इंटरफेरेंस इज द रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेस। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी इन द स्पेस, एनर्जी का ट्रांसफर होता है। अब इंटरफेरेंस कब होता है? इंटरफेरेंस फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, फॉर सस्टेन्ड interference, coherent source is required। coherent source, अब क्वेश्चन ये है कि भाई coherent source क्या होता है? सोर्स coherent होना चाहिए। अब coherent source क्या होता है? coherent source is a source for which the phase difference is independent of time। कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्स होते हैं जिनके लिए फेज डिफरेंस टाइम से इंडिपेंडेंट होता है, फेज डिफरेंस जीरो होता है या वो कांस्टेंट होता है। तो इसमें अगर हमें लिखना हो तो कोहेरेंट सोर्स हैज कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज डिफरेंस और phase difference is independent of time। phase difference is independent of time। phase difference जो है वो टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब बात आएगी कि अच्छा ये क्या है? कोहेरेंट सोर्स होते क्या? सस्टेन्ड इंटरफेरेंस यहाँ पे बोला मैंने। सस्टेन्ड इंटरफेरेंस का मतलब है कि जैसे मान लो दो लाइट सोर्स यूज हुए, है ना, जैसे रूम में मान लो कि दो बल्ब हैं, दो बल्ब हमने ऑन कर दिए और सामने वाली वॉल पे दोनों से लाइट पहुंच रही है और वहां पे मान लो दोनों बल्ब कोहेरेंट हैं। अगर हम ये मानते हैं कि जो दो सोर्सेज हैं, यहाँ से ये सोर्सेज जो बात कर रहा हूँ, ऊपर जो डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पे है, तो यहाँ पे अगर दोनों सोर्सेज कोहेरेंट हैं तो हमें कुछ इंटरफेरेंस मिलेगा। इंटरफेरेंस मिला तो इनके बीच में कुछ फेज डिफरेंस है, फेज डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस से कुछ इंटरफेरेंस हमें मिल रहा है। तो सस्टेन्ड का मतलब है कि मान लो तुम्हें इंटरफेरेंस दिखाई दिया तो तुम जो है खुश होकर किसी और को बुलाने गए कि आओ इंटरफेरेंस दिखाता हूँ, उसे भी तुमने दिखाया तो वहां पे इंटरफेरेंस प्रेजेंट है, इंटरफेरेंस प्रेजेंट है। मतलब फेज डिफरेंस जो है वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। अभी भी सोच रहे हो कि बात कुछ समझ में नहीं आ रही कि ये है क्या, समझ में आएगा देखो। अब अब याद करो थोड़ा सा फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम याद करना पड़ेगा, जब मैंने बोला था कि ये चीज जो है वेव ऑप्टिक्स में भी यूज होगा, और उससे पहले सुपर पोजिशन ऑफ एसएचएम वेव उसमें बताया था, वहां पे भी बोला था 3-4 जगह यूज होता है ये। सर एसी वाला ना? हाँ एसी वाला फेजर डायग्राम। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो दो डिस्प्लेसमेंट हैं, दो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान से इस बात को समझो। दो इलेक्ट्रिक फील्ड हैं और ये क्या है, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें क्या मिलेगा, दोनों का सुपरपोजिशन। तो जब दो, ये तो फेजर है। फेजर कौन सी क्वांटिटी होती है? फेजर वो क्वांटिटी होती है जो जिनको कि हम वेक्टर्स की तरह से ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब कुछ करते हैं, उनको वेक्टर रिज्यूम करते हैं। बट क्या वो सच में वेक्टर होते हैं? नहीं, वेक्टर तो होते नहीं है वो उनका मैथमेटिकली वो वेक्टर की तरह से चलते हैं। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये तो हमें दो वेक्टर्स ऐड करने हैं, E1 और E2 ऐड करना है। E1 E2 ऐड करना है तो जैसे हम वोल्टेज ऐड करते थे, करंट ऐड करते थे, वो भी साइन का फंक्शन होता था, यहाँ पे भी हम ऐड करेंगे। तो ये दोनों फेजर हैं, तो हमें जो रिजल्टेंट फेजर मिलेगा वो क्या होगा, E1 और E2 का फेजर सम होगा। क्या ये बात समझ रहे हो? वहां पे भी होता था ना साइन आई हो, साइन ओमेगा टी, हाँ कॉस सर। ओमेगा टी, तो जी ये भी सर। तो साइन और का एंगल फंक्शन है। फेज डिफरेंस होगा। जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, ये E1 होगा और ये E2 होगा और दोनों में फेज डिफरेंस होगा। अब फेज डिफरेंस देखो, फेज डिफरेंस क्या है, एंगल का ही तो डिफरेंस है।
ये फेज डिफरेंस क्या है भाई, डेल्टा फाई, एंगल का डिफरेंस ले लेंगे, ये जो एंगल है यही तो है, तो ये क्या हो जाएगा, ये माइनस ये फाई टू माइनस फाई वन, तो दिस माइनस दिस करेंगे तो क्या हो जाएगा, के इंटू, इससे x2 लीड minus x के इज इक्वल टू के इंटू एक्स वन माइनस एक्स टू, एक्स वन माइनस एक्स टू x2 minus प्लस थीटा टू माइनस थीटा वन, प्लस थीटा टू माइनस थीटा वन, एक्स के साथ माइनस है, तो ये क्या होगा, दिस माइनस दिस, डिफरेंस लिया ओमेगा। अब ये जो फेज डिफरेंस है, ये फेज डिफरेंस हमारा टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। टाइम के ऊपर डिपेंड करता कब, अगर मान लो तुम ओमेगा वन ओमेगा टू लेते, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेते, दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी लेते, डिफरेंस लेते, तो ओमेगा वन माइनस ओमेगा टू इंटू टी आता, मतलब फेज क्या हो जाता, टाइम के ऊपर डिपेंड करता। बट डिपेंडेंट करता है। बट हमारा सोर्स कैसा है, कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स की खास बात ये होती है कि फेज डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। फेज डिफरेंस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम कब होगा, व्हेन बोथ सेम आर फ्रीक्वेंसी। हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी, दोनों के जो है, कभी भी जब सेम फ्रीक्वेंसी होंगे तो अपने आप वो चीज हो जाएगी। तो फ्रीक्वेंसी सेम होगी तो एक चीज ये भी आ सकती है, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ कोहेरेंट सोर्स, दे शुड हैव सेम कांस्टेंट फेज डिफरेंस, दे शुड हैव फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, दे शुड हैव सेम फ्रीक्वेंसी। तो एक पॉइंट क्या होगा कि कोहेरेंट सोर्स की फ्रीक्वेंसी भी सेम होनी चाहिए, फेज डिफरेंस कांस्टेंट होना चाहिए, फेज डिफरेंस टाइम से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। तो ऐसा लिखने के लिए आ सकता है। अब ये देखो डेल्टा फाई, अब इस डेल्टा फाई, यही है डेल्टा फाई, फेज डिफरेंस, एंगल का डिफरेंस। तो हम यहाँ पे जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा ये डेल्टा फाई, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड इसी का वेक्टर सम, फेजर सम, वहां पे करंट ऐड यस करते थे, सर। यहाँ पे ये हो जाएगा ई रिजल्टेंट। मैथमेटिकली सिंपल है, तो यहाँ से हो जाएगा ई रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू ई वन स्क्वायर, मतलब ये तो हमें पीक वैल्यू या आरएमएस वैल्यू लेते थे, तो ये ई नॉट वन और ये क्या हो जाएगा ई नॉट टू, तो ई नॉट वन का स्क्वायर प्लस ई नॉट टू का स्क्वायर प्लस टू ई नॉट ई प्लस वन, टू ई नॉट वन ई नॉट वन कॉस ई फाई। नॉट टू कॉस डेल्टा फाई। ठीक है, ये हो गया रिजल्टेंट। अब रिजल्टेंट हो गया तो हम एक चीज ये जानते हैं कि जो इंटेंसिटी है जो कि हमें दिखाई देती है, ब्राइटनेस जो होती है, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड, वेव में जो इसका फॉर्मूला था वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, टू पाई एफ स्क्वायर ए स्क्वायर, कई सारे टर्म्स थे उसमें, तो एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रहा है इंटेंसिटी। मतलब कि जो पहला सोर्स होगा, पहला सोर्स, पहले सोर्स की इंटेंसिटी क्या होगी, दैट इज इक्वल टू के टाइम्स प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू ई नॉट वन का स्क्वायर। जो दूसरा सोर्स होगा उसका इंटेंसिटी, ये कांस्टेंट, प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे कांस्टेंट आएगा, वो हो जाएगा ई नॉट टू का होल स्क्वायर, और ये रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ई रिजल्टेंट का स्क्वायर। तो ऐसा मान लो कि के से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में के से मल्टीप्लाई कर दिया, तो के आई ई रिजल्टेंट के ई नॉट स्क्वायर के यहाँ पे भी के, तो यहाँ पे रूट के लिख लेंगे, है ना, के से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये के इंटू ई रिजल्टेंट स्क्वायर हो जाएगा, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू आई वन प्लस आई टू प्लस टू रूट आई वन आई टू। ये देखो आई वन आई टू से मल्टीप्लाई करो, के स्क्वायर ई नॉट वन स्क्वायर ई नॉट टू स्क्वायर, रूट करोगे तो के टाइम्स ऑफ ई नॉट वन ई नॉट यस टू, सर। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं टू रूट आई वन आई टू कॉस डेल्टा फाई। तो अब यहाँ पे देखो ये फैक्टर जो है वही इंटरफेरेंस की वजह से है, अब ध्यान से सुनना है कि ये जो फैक्टर है ये इंटरफेरेंस की वजह से है, मतलब ये कि जो डेल्टा फाई कहीं पे भी फेज डिफरेंस आ रहा है, फेज डिफरेंस किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाथ डिफरेंस पे, सिंपल। पाथ डिफरेंस मतलब वेव को यहां से यहां चलने में एक एक सोर्स से 3 मीटर लगा, दूसरे सोर्स से 5 मीटर लगा, तो पाथ का डिफरेंस कितना हो गया, 5 - 3 2 मीटर। तो जो फेज का डिफरेंस है दैट इज डिपेंडिंग ऑन द पाथ डिफरेंस। तो पाथ डिफरेंस ये क्या है, टाइम से इंडिपेंडेंट है। तो अब मान लो कि यहां से जब ये टाइम से इंडिपेंडेंट है,
कोहेरेंट सोर्सेज हैं तो तुम्हें जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी दिखाई दे रही है किसी पॉइंट पे, यहां से लिया, यहां से लिया, ये स्क्रीन है, यहां से S1, यहां से X1 और X2, तो यहाँ पे पाथ डिफरेंस है कितना, X2 माइनस X1, इसके वजह से कुछ यहाँ पे फेज डिफरेंस है। अब फेज डिफरेंस की वजह से कुछ इंटेंसिटी है। तुमने यहाँ से देखा कि यार ये दोनों कोहेरेंट सोर्स थे, यहाँ पे कुछ इंटेंसिटी मिल रही है, तो वापस भाग के गए किसी को बुलाने के लिए कि देखो इंटरफेरेंस मिल रहा है। तो अभी भी क्या होगा, वो चीज सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि ये फाई तो टाइम पे इंडिपेंडेंट है। बट सपोज करो कि सोर्सेज इनकोहेरेंट होते, डेल्टा फाई टाइम पे डिपेंड करता, तो अभी कुछ और फेज डिफरेंस होता, बाद में कुछ और हो जाता। तुम जाके वापस आते तो पता चला कि वहां पे फेज डिफरेंस चेंज तो हो गया। इंटेंसिटी फेज फ्लक्चुएट होता है। फेज डिफरेंस चेंज हो जाएगा तो इंटेंसिटी जो है फ्लक्चुएट होगी, मैक्सिमम मिनिमम। तो अल्टीमेटली क्या होगी, अल्टीमेटली हमें वहां पे उसकी एवरेज वैल्यू दिखाई देगी। तो अगर हम ऐसा लिख लें, इफ sources are incoherent, then this intensity will vary, fluctuate होगी। तो what is the average intensity? तो average intensity अगर लेंगे तो ये I1, याद करो alternating current average value cos यस सर। डेल्टा फाई, ये टर्म जब टाइम पे डिपेंडेंट होगा तो टाइम के रिस्पेक्ट में एवरेज लेंगे तो cos डेल्टा फाई का एवरेज क्या हो जाएगा, जीरो हो जीरो। जाएगा। जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो हो जाएगा। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू सिर्फ समेशन ऑफ I1 प्लस I2। रूम में दो बल्ब हैं तो दो बल्ब जब हम एवरेज। ऑन करते हैं तो सामने वाली वॉल पे दोनों का जो है, दोनों के एक की वजह से जितनी ब्राइटनेस है, दूसरे की वजह से जितनी ब्राइटनेस है, वो दोनों हो गए। तो हमें क्या है, वहां पे हमें नॉर्मल लाइफ में इंटरफेरेंस पैटर्न देखने के लिए नहीं मिलता है। उसके लिए जो है सस्टेन, जो दो इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं वो कैसे हैं, वो इनकोहेरेंट सोर्स होते हैं। लाइट के केस में कभी भी दो इंडिपेंडेंट सोर्स कोहेरेंट नहीं होते हैं। कोहेरेंट इसलिए नहीं होते हैं क्योंकि जो लाइट का एमिशन है, लाइट का जनरेशन है, वो मॉलिक्यूलर लेवल पे होता है, एटॉमिक लेवल पे होता है। बल्ब के अंदर जो है गैसेस के मॉलिक्यूल हैं, जब हम उसमें पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं तो कुछ वहाँ से इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं, फिर डी एक्साइट होते हैं, तो वहाँ से एनर्जी रिमिट करते हैं। तो मतलब मिलियंस ऑफ मिलियंस इलेक्ट्रॉन है वहाँ पे, और उनके एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन की वजह से वो जंप कर रहा है। तो हम इस तरह से कर ही नहीं सकते कि भाई जो लाइट आ रही है वो सारे इलेक्ट्रॉन एक साइड n=4 से n=1 में जंप करो फायर। इस टाइप का सेटअप हम नहीं कर सकते कि भाई चलो सारे इलेक्ट्रॉन अभी n=4 में, चलो रेडी जंप। तो अगर सारे एक साथ 4 से 1 में आते तब हम बोलते कि जो लाइट आ रही है वो कोहेरेंट है उसमें। बट पता चला कि कोई कभी कोई 3 से 2 में जा रहा है, तो कोई 1 से 2 में जा रहा है, कोई 3 से 4 में गया, कोई 4 से 3 में आया। तो इस मॉलिक्यूलर लेवल पे लाइट सोर्स जितने भी होते हैं, टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्सेज आर नेवर अ कोहेरेंट सोर्स। टू इंडिपेंडेंट लाइट सोर्स, independent light source are never coherent। ठीक है, दो लाइट सोर्स, बिकॉज emission of electron happens at the molecular level, and predicting the behavior of electron or motion of electron is um, it is very difficult to predict or control the behavior of electron at molecular level। कि बेसिकली जो लाइट एमिशन का मैकेनिज्म है दैट हैपेंस एट द मॉलिक्यूलर लेवल, एंड इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कंट्रोल and predict the behavior of electron at molecular level. That's why two independent sources are never a coherent source। तो दो लाइट सोर्स अगर रूम में हम बल्ब जलाते हैं तो हमें इंटरफेरेंस पैटर्न नहीं मिलेगा। तो तुमसे क्वेश्चन आएगा कि इफ टू सोर्सेज आर कोहेरेंट देन व्हाट इज द इंटेंसिटी, तो जो नॉर्मल प्रोसेस है वो क्या होगा, I1 प्लस I2। अगर कोहेरेंट सोर्सेज हो गए, कोहेरेंट सोर्सेज हुए, तो हमें ये क्या होगा, ये एक्स्ट्रा टर्म मिल रहा है कि मतलब I1 प्लस I2 तो होगा ही, प्लस सम एक्स्ट्रा। ये एक्स्ट्रा, ये एक्स्ट्रा किसके किसके वजह से है, इंटरफेरेंस की वजह से है। इंटरफेरेंस क्यों है, जब कोर्सेज कोहेरेंट है। तो
कोहेरेंट सोर्सेस रिक्वायर्ड हैं फॉर सस्टेन्ड इंटरफेरेंस। समझे ये सारे पॉइंट्स? एक बार क्विकली इसको मैं रिकैप करता हूँ कि बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि देख लो एक मिनट। दो सोर्स, लाइट वेव, सुपरपोजिशन से अगर कोहेरेंट हैं तो इंटरफेरेंस, कोहेरेंट नहीं होंगे